नमस्कार, स्वागत है आपका हिंदी खबर में। आपके साथ मैं हूं चित्रा सिंह और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। हरियाणा में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होना है, लेकिन बीजेपी की पहली लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। जिस तरह से पहली लिस्ट आने के बाद पार्टी में विरोध के सुर उठ रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि दूसरी लिस्ट आते आते बागियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ सकती है। इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। बात बनेगी, चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। पिछले 2 साल से वो नहीं आई है। बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ चुकी है और उसके साइड इफेक्ट्स भी दिखाई देने लगे हैं। कहीं गम है तो कहीं पर गुस्सा है। कोई खुलकर अपना दर्द बयां कर रहा है तो कोई समय आने पर जवाब देने का इंतजार कर रहा है। इस तस्वीर को आप गौर से देखिए और अंदाजा लगाइए कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है। जो लोग टिकट की आस लगाए बैठे थे, आज उनके आंसू रुक नहीं रहे हैं। बीजेपी ने जिस तरह से टिकट काटे हैं, उससे ऐसा लगता है कि चुनाव के पहले ही बीजेपी ने हरियाणा में बगावत का पौधारोपण कर दिया है। शायद यही कारण है कि एक दिन में बीजेपी के 32 नेताओं ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। नेताओं को उम्मीद थी कि पार्टी उनकी सुध लेगी, मगर पहली लिस्ट में जब नाम नहीं मिला तो किसी ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का और किसी ने आखिरी चुनाव की बात कहकर प्रेशर पॉलिटिक्स वाला दांव चल दिया है। मेरी बेटी पूरे 15 साल हो गए जिसको हमने हॉस्टल में भेजा। इस 5 साल के दौरान 2 साल में हमने केवल 10 दिन बुलाया है कि बेटा हमारे पास समय नहीं है। पिछले 2 साल से वो नहीं आई है। हमसे भीख मांगो कभी एक बार के जाजुआरी मंदिर पे जो भगवान राम को हमने वो करे हम तबे हम आना है और एक आदमी कम से कम 20 आदमी लाने हैं और हमें टिकट तो तुम्हारी गति है, मेरी नौकरी। दीपक तुम्हारा बुझो, मेरा बुझो। तो मेरे से उनका फोन सुना नहीं जाता। मैंने कहना पड़ता है, भाई तसल्ली रखो, बात बनेगी, चिंता ना करो, जल्दी हमारा लिस्ट में नाम आएगा। हौसला के बजाय आपकी कर्मठ तब दिखेगी पार्टी को, सबको दिखेगी। मुझे आश्वासन देना पड़ता है हमको कि मैं टिकट की बात बनेगी और उनकी हिम्मत बनानी पड़ती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ छुटभइये नेताओं के ही टिकट कटे हों, बल्कि कई पुराने नेताओं को भी बीजेपी ने साइडलाइन कर दिया है। हालात ये हैं कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अब डैमेज कंट्रोल करने के लिए पुराने नेताओं से मार मनौवल करनी पड़ रही है। कर्णदेव कंबोज को मनाने के लिए जब सीएम नायब सिंह सैनी पहुंचे तो उन्होंने हाथ मिलाने के बजाय नमस्कार करके किनारा कर लिया। बीजेपी ने अपने इन नेताओं के टिकट काटे हैं। सावित्री जिंदल, कर्णदेव कंबोज, दीपक डागर, कविता जैन, शशि रंजन परमार और विशंभर वाल्मीकि। पहली लिस्ट आने के बाद कुछ नेता तो दूसरी लिस्ट में अपना नाम आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कुछ नेताओं ने अभी से ही निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इनमें तरुण जैन, रणजीत चौटाला, संजय सिंह, बच्चन आर्य, जसवीर देसवाल, सतीश खोला, प्रशांत सन्नी, शमशेर खरकड़ा और नयनपाल रावत शामिल हैं। मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूं। कर रहा हूँ उनके साथ, पर उसके बाद टिकट के होने के बाद से फैसला मेरा हो गया कि ये लड़ूं। हाँ है, इस्तीफा दे दी। नॉमिनेशन अभी 8 तारीख को तय करेंगे कौन सी लिस्ट। आइए अब आपको बीजेपी की पहली लिस्ट के बारे में डिटेल में बताते हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में 67 उम्मीदवार हैं। 25 नए चेहरों को मौका मिला है। 8 मंत्रियों को फिर से मिला है टिकट।
2 मंत्रियों का टिकट काटा गया है, 9 विधायकों का भी टिकट कट गया है। बीजेपी की लिस्ट में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी खुद अपनी सीट बदल ली है, जिसको लेकर विपक्ष अब सवाल खड़े कर रहा है। सीएम ने बदली सीट, सीएम नायब सिंह सैनी ने भी अपनी सीट बदल ली है। करनाल की जगह अब कुरुक्षेत्र पर उनका फोकस रहेगा। कुरुक्षेत्र की लाडवा सीट से चुनाव लड़ेंगे सीएम सैनी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि ये भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का काम करेंगे और हरियाणा के लोग, मुझे पूर्ण विश्वास है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प को मजबूत करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम कंधे से कंधा मिला करके करेंगे। और हम यहाँ पर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देखरेख में ये हरियाणा और विकास की ऊंचाइयों को छुए, तीसरी बार बड़े मैंडेट के साथ सरकार बना रहे हैं। देख ही रहे हो ना, बाहर 10 साल बाद भी बाहर से पकड़ कर वो कैंडिडेट बना रहे हैं, तो वो तो सत्ता में रहे ना, क्या कारण है। और अब देख लीजिए उनके सीनियर नेता भी मिसिंग, और बहुत ही लोगों में साफ दिख रहा है कि ये हताश हो चुके हैं, भाजपा हताश हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद 4 महीना पहले एक जगह से लड़े, जीते, अच्छे बहुमत से जीते, तो क्या कारण था उनको दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना एरिया बदलना पड़ा। भले ही पहली लिस्ट आते ही हरियाणा में बीजेपी के अंदर भगदड़ मच गई हो, मगर बीजेपी ने चुनाव के पहले जातीय समीकरण साधने की पूरी कोशिश की है। चुनाव में ये समीकरण काम आएंगे या नहीं, मगर जातियों के हिसाब से गोलबंदी जरूर की गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो पिछड़ा वर्ग के 16, जाट 13, SC 13, ब्राह्मण 9, पंजाबी 8, वैश्य 5, राजपूत 2 और सिख समुदाय से 1 कैंडिडेट को टिकट मिला है। बीजेपी की पहली लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी हैं जो आपको चौंका सकते हैं। इसमें राम रहीम को पैरोल देने वाले से लेकर नेताओं के परिवार वालों को भी प्राथमिकता दी गई है। बीजेपी की पहली सूची लिस्ट की खास बातें। राम रहीम को पैरोल देने वाले जेल सुपरिटेंडेंट सुनील सांगवान को टिकट दिया गया है। बीजेपी में शामिल जेजेपी के 3 विधायकों को टिकट दिया गया है। भारतीय कबड्डी टीम के पूर्व कप्तान दीपक हुड्डा को टिकट मिला है। पहली लिस्ट में 5 नेताओं के परिवार वालों को भी टिकट दिया गया है। कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को टिकट मिला है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को बीजेपी का टिकट मिला है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को मिला है टिकट। सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान को टिकट मिला है और विनोद शर्मा की पत्नी शक्ति रानी शर्मा को टिकट मिला है। हरियाणा में लगातार 10 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। बीते 10 वर्षों में बीजेपी आला कमान ने 2 बार अपने मुख्यमंत्री बदले हैं। बीजेपी फिर से हैट्रिक लगाने का दावा कर रही है, मगर टिकट वितरण के बाद जिस तरह से बगावत हो रही है, उससे तीसरी बार कमल खिलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। अगर इसी तरह से बीजेपी में बगावत का झंडा बुलंद रहा तो बीजेपी के हाथ से बाजी निकल भी सकती है, क्योंकि हरियाणा में विपक्ष भी इस बार काफी आक्रामक मूड में नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और वहीं हरियाणा में चुनाव से पहले कांग्रेस ने बड़ा दांव चला है। कांग्रेस पार्टी को 2 ऐसे चेहरे मिल गए जो हरियाणा में कांग्रेस के नैया पार लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी हरियाणा में लगातार 10 साल से सत्ता से बाहर है, लेकिन 2 खिलाड़ियों के आने से अब कांग्रेस को लग रहा है कि वो हरियाणा में अपना सियासी खेल बना लेगी। ये रिपोर्ट देखिए। जी, मायका या ससुराल किसको चुनेंगे आप? बोलते हैं ना कि पूरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी। मैं चाहती तो मैं जंतर मंतर पे रेसलिंग छोड़ सकती थी और सभी लोग भी मान रहे थे, पूरा देश इस चीज़ को विश्वास कर रहा था, क्योंकि बीजेपी IT सेल ने उस चीज़ को साबित करने की कोशिश की थी कि हम चले हुए कारतूस हैं, हम ख़त्म हो गए हैं, हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो लड़ाई थी वो जारी है, ख़त्म नहीं हुई। पहलवानों का आंदोलन, फिर किसानों का आंदोलन,
और अब राजनीति में एंट्री। जी हाँ, बिल्कुल सही। एक समय तक आंदोलन से निकलकर देश भर में अपनी पहचान बनाने वाले देश के दो दिग्गज खिलाड़ी अब देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी के साथ अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनावों के पहले कांग्रेस को दो बड़े खिलाड़ी मिल चुके हैं। अभी तक ये खिलाड़ी खेल के मैदान में अपना लोहा मनवाया करते थे, मगर अब चुनाव के मैदान में दो दो हाथ करते नजर आएंगे। हालांकि अभी टिकट फाइनल नहीं हुआ है, मगर जिस तरह से दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया की ज्वाइनिंग करवाई गई है, उससे कांग्रेस ने हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत बड़ा संदेश देने की कोशिश की है। बुरे टाइम में पता लगता है कि अपना कौन है। जब हम रोड पे घसीटे जा रहे थे तो छोड़ के बीजेपी को देश में जितनी भी पार्टियां हैं वो हमारे साथ में थी, हमारे दर्द को समझ पा रही थी, हमारे आंसुओं को समझ पा रही थी। मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं एक ऐसी पार्टी में, एक ऐसी विचारधारा में हूँ जो महिलाओं के साथ हो रहा अन्याय और उनके साथ बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। वो लड़ाई लड़ने के तैयार है, सड़क से लेकर संसद तक। और मैं विश्वास दिलाती हूँ पूरे देशवासियों को कि जो मेहनत, जो लगन से हमने रेसलिंग में काम किया है, हम चाहते हैं कि देश के हर एक नागरिक को जो दर्द, जो तकलीफ हमने झेली है, खासकर महिलाओं के लिए, हर एक उस महिला के साथ में हम खड़े हैं जो अपने आप को लाचार, अपने आप को बेबस समझती है। जो आज बीजेपी की आईटी सेल बोल रही है कि इनका मकसद तो सिर्फ राजनीति करना था, हमने तो उनको लेटर भेजा था, वो जब भी नहीं आए। हमने तो बीजेपी के जो सांसद थी, जितनी भी महिला सांसद थी, उनके घर पे लेटर दिया था, वो फिर भी उन बच्चियों के साथ नहीं खड़े हो पाए। कांग्रेस पार्टी तो बिना कुछ हमने इनको बताया ये वहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए। तो मैं यही बोलूँगा कि हम मिलके मजबूती से लड़ेंगे और जो संघर्ष की लड़ाई उसमें हम हमेशा कांग्रेस के साथ खड़े रहेंगे। और जो विनेश ने बोला कि हम हर जो महिला, जो बेटियां, देश की बेटियां हैं, जिनके साथ अत्याचार होता है, हम उनकी आवाज़ हमेशा उठाते रहेंगे। कांग्रेस मुख्यालय पर ज्वाइनिंग से पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट ने मुलाकात की थी, जिसके बाद खड़गे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चक दे इंडिया, चक दे हरियाणा, हमें आप दोनों पर गर्व है। कांग्रेस मुख्यालय पर ज्वाइनिंग के समय रेसलर विनेश फोगाट काफी भावुक भी हो गई थीं और उन्होंने कहा कि जब आंदोलन के दौरान उन्हें सड़कों पर घसीटा जा रहा था तो बीजेपी को छोड़कर हर पार्टी उनके साथ सहानुभूति दिखा रही थी। विनेश फोगाट ने कहा कि कांग्रेस में आकर काफी गर्व महसूस कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी महिलाओं के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के खिलाफ खड़ी है। एक चीज मुझे पता है कि जब मेहनत आप करते हो तो जरूरी नहीं कि आपको उसी दिशा में मिले, कई बार दूसरी चीजों में भी आपको वो फल मिल जाता है। और परमात्मा ने मुझे मेरे देश के लोगों की सेवा करने का जो मौका दिया है, वो मैं मानती हूँ कि उससे बड़ा पुण्य का काम कोई नहीं हो सकता है। मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। बहुत एक मैं नई पारी की शुरुआत कर रही हूँ आज से। मैं चाहती हूँ कि जो हमने फेस किया एज ए खिलाड़ी होने के नाते, उन सब खिलाड़ियों को वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। हम उनकी लड़ाई में साथ हैं, शायद उनको आज हिम्मत मिले। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने कांग्रेस के साथ राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। विनेश फोगाट का टिकट और सीट पक्की मानी जा रही है, मगर बजरंग पूनिया को लेकर अभी कांग्रेस में कयासबाजी का दौर चल रहा है। विनेश फोगाट विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, जबकि बजरंग पूनिया को मिलेगी बड़ी जिम्मेदारी। जींद की जुलाना से विनेश फोगाट चुनाव लड़ सकती हैं, जबकि स्टार प्रचारक बनाए जा सकते हैं बजरंग पूनिया। हरियाणा की दादरी सीट का विकल्प भी विनेश फोगाट के पास है, जबकि झज्जर की बादली सीट से बजरंग पूनिया के लड़ने की चर्चाएं चल रही हैं। 11 सितंबर को विनेश फोगाट नामांकन कर सकती हैं, जबकि कांग्रेस संगठन में बजरंग पूनिया को बड़ा पद दिए जाने की बातचीत हो रही है। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया ने दिल्ली में कई सालों तक आंदोलन और धरना प्रदर्शन के जरिए संघर्ष किया है। कभी खिलाड़ियों के साथ यौन उत्पीड़न के विरोध में धरना प्रदर्शन किया, तो कभी किसान आंदोलन में शामिल होकर आवाज बुलंद की।
जिस तरह से विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया लगातार मोदी सरकार के खिलाफ आवाजें उठा रहे थे, उसको लेकर बीते कई दिनों से इस बात की चर्चा थी कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया जल्द ही पॉलिटिक्स में नजर आएंगे। खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न पर आंदोलन किया, बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध किया, किसानों के समर्थन में मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन में हिस्सा लिया, जंतर मंतर पर आंदोलन से देश भर में चर्चाओं में आए। कई दिनों से कांग्रेस में जाने की अटकलें लग रही थीं। 4 सितंबर को राहुल गांधी से मुलाकात की थी। राहुल गांधी से मिलने के बाद विनेश फोगाट ने रेलवे की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था और 6 सितंबर को कांग्रेस का दामन थाम लिया। आइए आपको बताते हैं कि कौन है विनेश फोगाट और कैसे 9 साल की उम्र में खेल में करियर बनाकर कई मेडल्स को अपने नाम किया। 9 साल की उम्र में खुद को खेल के लिए तैयार किया, परिवार की कुश्ती वाली विरासत को आगे बढ़ाया। 2016 में रियो और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लिया। राष्ट्रमंडल खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। 2021 में एशियन चैंपियन का खिताब जीत चुकी हैं। पेरिस ओलंपिक में ज्यादा वेट के कारण फाइनल मुकाबले से बाहर होना पड़ा था। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के साथ संघर्ष में साथी रही साक्षी मलिक का कहना है कि ये उनका पर्सनल फैसला है, कहीं ना कहीं हमें त्याग करना पड़ेगा। बाकी जो हमारा आंदोलन है उसको गलत रूप न दिया जाए, मैं अभी भी उस पर डटकर खड़ी हूँ। हरियाणा को किसानों और पहलवानों का राज्य कहा जाता है। किसान और पहलवान ही हरियाणा की प्रमुख पहचान है। देश के 2 बड़े नामी खिलाड़ियों को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस ने चुनाव के पहले एक बहुत बड़ी राजनीतिक चाल चल दी है। अब देखना है कि इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों के आने से हरियाणा में कांग्रेस क्या करिश्मा करके दिखा पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर पार्टियां पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर पहुंचकर पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया और धारा 370 को लेकर एक बार फिर से अमित शाह ने बहुत बड़ी बात कह दी। विपक्ष जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा हवा दे रहा है, उसी पर अमित शाह ने ऐसा बयान दिया कि घाटी में घमासान तेज हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। शांति, स्थिरता और विकास, इसी मूल मंत्र के सहारे बीजेपी पूरी दमदारी के साथ घाटी में किला फतेह करने के इरादे से चुनावी जंग के मैदान में उतरने जा रही है। शुक्रवार 6 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के लिए भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र जारी करते हुए प्रदेश के विकास के लिए अपनी पार्टी का रोड मैप लोगों के सामने प्रस्तुत किया। बीजेपी के संकल्प पत्र में जिस तरह से जनता से वायदे किए गए हैं, उसको देखकर लगता है कि घाटी में विजय हासिल करने को लेकर बीजेपी कितना ज्यादा गंभीर है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही है। संकल्प पत्र की टैगलाइन शांति, स्थिरता, विकास और मोदी पर विश्वास। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धारा 370 को लेकर जमकर माहौल भी बनाया जा रहा है। मगर अमित शाह ने जब शुक्रवार को पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया तो साफ साफ बता दिया कि धारा 370 एक सच्चाई है और इसे कोई झुठला नहीं सकता। मगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी जो मंसूबे पाल रही है, वो उसे कभी कामयाब नहीं होने देंगे। एक जमाने में धारा 370 की परछाई में यहां पर अलगाववादियों की मांगे, हुर्रियत जैसे संगठन और हुर्रियत जैसे संगठनों के नतमस्तक होती हुई सरकारें हमने देखी थी। ये 10 साल के अंदर
आज धारा 370 और 35A पास्ट बन गया है, वो हमारे संविधान का हिस्सा नहीं है। इसका पूरे भारत और जम्मू कश्मीर की जनता को आनंद है। यहाँ जो शांति, विकास और सामाजिक न्याय जमीन पर उतरने का काम हुआ है, इसका मूल कारण नरेंद्र मोदी जी का एक ऐतिहासिक फैसला 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त करने का। जम्मू कश्मीर की क्षेत्रीय पार्टियां अपना घोषणा पत्र पहले से ही जारी कर चुकी हैं और जनता से कई लोक लुभावन वायदे भी किए गए हैं। अब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया है, जिसमें घाटी के विकास को लेकर लोगों से कई वायदे किए गए हैं। बीजेपी का संकल्प पत्र, जनता से वायदे। जम्मू कश्मीर की जनता से 25 संकल्प। अग्निवीरों को 20% आरक्षण देंगे, IT हब और मेट्रो चलाने का वायदा, आतंकवाद, अलगाववाद का पूर्ण सफाया, घर की वरिष्ठ महिला को साल में 18,000 रुपए मिलेंगे, उज्ज्वला लाभार्थियों को हर साल 2 सिलेंडर मिलेंगे, जम्मू कश्मीर में युवाओं को 5 लाख रोजगार, स्टूडेंट्स को यात्रा के लिए 3,000 रुपए सालाना, JKPSC और UPSC के छात्रों के लिए 10,000 रुपए, ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं को टैबलेट और लैपटॉप। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने विपक्ष को निशाने पर लिया और कहा कि जम्मू कश्मीर में निष्पक्ष तरीके से पंचायत के चुनाव कराकर लोकतंत्र की बहाली की गई है। पहले जम्मू कश्मीर में गोली और बंदूक की आवाजों से लोग घरों से बाहर नहीं निकलते थे, मगर अब जम्मू कश्मीर की जनता खुद को सुरक्षित महसूस करती है। आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में किन मुद्दों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है। जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मुद्दे। पंचायती राज को बहाल किया है। पंचायत चुनावों में जमकर वोटिंग हुई। उच्च शिक्षण संस्थान खोले गए हैं। जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित करना, घाटी में आतंकवाद को खत्म करना है, लोकतंत्र को पूरी तरह से बहाल करना है, SC और OBC को आरक्षण देना है, गुर्जर बकरवाल पहाड़ियों को आरक्षण। जिस असेंबली के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, ये वो असेंबली नहीं है जो हम चाहते हैं, लेकिन ये असेंबली जरिया बनेगा उस असेंबली को हासिल करने के लिए जो असेंबली हमारा हक है। और इसलिए इस असेंबली में अपने नुमाइंदों को भेजना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस असेंबली के जरिए हम बाकी दुनिया को पैगाम भेजना चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ वो हमें काबिल कबूल नहीं है। एक तरफ बीजेपी अपनी उपलब्धियां बता रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के लोगों की आवाज को नहीं सुना। लोगों की अंतरात्मा की आवाज को हमेशा बीजेपी ने दबाया है। बड़ी दुख की बात है, विगत दिनों में NC का एजेंडा मैंने पढ़ा है और NC के एजेंडे को कांग्रेस का मौन समर्थन भी मैंने देखा है, मगर मैं आज आप सभी पत्रकार भाइयों के माध्यम से पूरे देश को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, धारा 370 इतिहास बन चुकी है, वो कभी लौटकर नहीं आने सकती, हम आने भी नहीं, क्योंकि धारा 370 ही वो कड़ी थी जो कश्मीर के अंदर युवाओं को हाथ में हथियार और पत्थर पकड़ाती थी। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास की जगह आतंकवाद के रास्ते पर शिफ्ट करती थी, और आज मोदी जी के नेतृत्व में ढेर सारे काम हुए हैं। जम्मू कश्मीर में पहले चरण का चुनाव होने में 15 दिनों से भी कम का समय बचा है। हर तरफ से जोरदार तैयारियां हो रही हैं। कहीं पर कोई कोर कसर बाकी न रह जाए, इसको लेकर सभी पार्टियां पूरी तरह से चौकन्ना हैं। आइए आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव है और कब काउंटिंग होगी। जम्मू कश्मीर में चुनाव 90 सीटों पर 3 चरणों में मतदान होगा। 18 सितंबर को पहला चरण है, 25 सितंबर को दूसरा चरण है, 1 अक्टूबर को तीसरा चरण है, 8 अक्टूबर को काउंटिंग की जाएगी। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं। एक तरफ विपक्ष के सवाल हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी के सामने जनता को बताने के लिए उसके काम हैं। विपक्ष की तरफ से प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा और धारा 370 को खत्म करने के वायदे किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में अलगाव और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने के लिए बीजेपी ने भी कमर कस ली है। 3 चरणों में जम्मू कश्मीर की जनता अपना फैसला सुनाएगी।
8 अक्टूबर को जब नतीजे आएंगे तो पता लगेगा कि घाटी की जनता ने किस पार्टी को अपनी पहली पसंद के रूप में चुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।